हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 2 क्लास कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारा चीज सीख चुके हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा क्लास है और यहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास का 2 नए टर्म से, जिसका नाम है आपका अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाला इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक है, एक का काम क्या है, ये अमीटर जो है मेजर करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट को, और ये वोल्ट मीटर इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाला अमीटर जो है वो किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, कि किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है ना। और दूसरा कि इसको लगाना कैसे होता है, तो इसको लगाया जाता है सीरीज में और इसको लगाया जाता है पैरेलल। है ना, इसको कैसे लगाया जाता है, पैरेलल। तीसरी बात हम लोगों को याद रखना है, द थर्ड पॉइंट इज इट्स रेसिस्टेंस विल बी लो। इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो। ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। ये 3 टर्म याद रखना है आपको, है ना, 3 पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, इससे आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको हम लोग लगाते हैं, उसको डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग यहाँ बनाते हैं। ठीक है, एक रेसिस्टर ले लिया इसमें, यहाँ पे आप जो लगा रहे हैं वो है आमीटर। आमीटर को ऐसे सीरीज में लगाया जाता है, ये समझना है हम लोगों को। ये हो गया आपका, दिस इज सेल, है ना, सोर्स ऑफ पोटेंशियल या सोर्स ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है ताकि ये सर्किट में मूव कर सके, कंडक्टर्स के थ्रू मूव कर सके। ठीक है, ये हो गया की या स्विच भी कह सकते हैं, जो क्लोज है, इसका मतलब है कि सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट इससे ऐसे जाके फ्लो करेगा इस तरीके से, और जहां भी हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, ज्यादातर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कहाँ करते हैं, क्रॉस द एंड्स ऑफ रेसिस्टर। ये वाला ए है एंड, ये वाला बी है, यहाँ हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन दोनों डिवाइसेस को लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक, तो इसको हमने किस में अप्लाई लगाया, सीरीज में। इसको कैसे लगाया, तो पैरेलली लगाया। किसके पैरेलल लगाया, तो जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, अब देखिए इसका रेसिस्टेंस लो होने का ये कारण है कि क्यों रहता है इसका रेसिस्टेंस लो, क्योंकि इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट को जाना है, तो पूरा का पूरा रीडिंग ये अच्छे से दे सके उसके लिए इसका रेसिस्टेंस क्या लिया जाता है, लो। और चूंकि इधर तो करंट को जाने का जरूरत है नहीं, है ना, चूंकि इसको सिर्फ मेजर क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका रेसिस्टेंस इसीलिए क्या रखा जाता है, हाई, ताकि करंट पूरा इधर से फ्लो करे, है ना, करंट का कोई हानि ना हो, है ना, यहाँ पे करंट का कोई लॉस ना हो, इसलिए ऐसा लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, है ना, या ए सिस्टम ऑफ resistors in a circuit।
ए सिस्टम ऑफ, है ना, ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स का कहने का मतलब क्या हुआ कि दो या उससे अधिक, ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स का कहने का मतलब क्या हुआ, दो या उससे अधिक, मोर देन टू। ठीक है, तो जब किसी किसी भी सर्किट में हम लोग देखें, अपने घरों पे देखें, तो ढेर सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उसका अलग अलग रेसिस्टेंस होता है और वो अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। तो इसको पढ़ना और समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग समझ पाए कि अलग अलग तरीके से अगर रेसिस्टर्स को जोड़ा जाए तो सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज, रेसिस्टर्स इन सीरीज। अब देखिए कि हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि तीन रेसिस्टर्स हमारे पास है। लेट अस एज्यूम थ्री resistors having resistance R1, R2 and R3। हम लोग तीन रेसिस्टर एज्यूम किए हैं, R1, R2, R3, एंड दे आर कनेक्टेड, they are connected end to end, end to end with a potential source and इस पोटेंशियल सोर्स को हम लोग कहते क्या है, सेल with a potential source of V। तो आप देखिएगा कि रेसिस्टर्स जब को सीरीज में जब हम लोग जोड़ते हैं तो वो कनेक्शन कैसा होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, है ना, एक रेसिस्टर का एक एंड दूसरे रेसिस्टर के एक एंड से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से कनेक्शन होता है। अरे ये हो गया रेसिस्टर नंबर 1 जिसका रेसिस्टेंस कितना है, R1। ये हो गया आपका दूसरा रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस कितना बोल रहे हैं हम लोग, R2। और ये हो गया आपका तीसरा रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस कितना है, R3। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एक पोटेंशियल सोर्स से जोड़ते हैं। इस पोटेंशियल सोर्स का पोटेंशियल कितना है, V, या पोटेंशियल डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं, वो कितना है, V। यहाँ पे की लगा देते हैं, की को क्लोज कर देते हैं ताकि इससे करंट फ्लो करे। ठीक है जी, यहाँ करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में हम लोग क्या लगाएंगे, एमीटर, ताकि याद भी हो जाए कि एमीटर को हमेशा हम लोग किस में लगाते हैं, सीरीज में। वी कनेक्ट एमीटर ऑलवेज इन सीरीज। ठीक है, अब देखिए कि यहां से अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस जिसको वोल्टमीटर कहते हैं, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1, है ना। यहाँ पे अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, यहाँ पे लगाएंगे आपका मेजरिंग डिवाइस वोल्टमीटर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V2। यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस लगाएंगे, और किस कनेक्शन कैसा है, पैरेलल टू द रेसिस्टर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V3। तो इस तरह से हम लोग एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं जहां तीन रेसिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है,
एंड सच कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इज नोन एज आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, है ना, रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, या दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, एक ही बात है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए कि अगर द करंट which is flowing through this circuit is I. Let us assume the current flowing through this circuit is I, and this current will flow, कंफ्यूज नहीं होना, इसका रेसिस्टेंस इतना हाई होता है वोल्ट मीटर्स का कि इधर आपका करंट फ्लो ही नहीं करता है। तो चलिए कि हर एक रेसिस्टर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। हर एक रेसिस्टर से सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, और ये इस तरह से वापस पूरे सर्किट में घूम रहा है करंट, ठीक है। तो पहला बात हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन of resistors, the amount of current through each resistor will be same. कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर से करंट जो है सेम फ्लो करेगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस, across each resistor of different resistance will be different. अगर रेसिस्टेंस अलग अलग है तो will be different, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख भी लेंगे कि हर एक रेसिस्टर से, चूंकि सबका रेसिस्टेंस हमने अलग अलग लिया है, तो इसके अक्रॉस, है ना, इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो इतना बात हम लोग याद रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट क्या होता है, हर एक रेसिस्टर से सेम होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है अगर रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस अलग अलग हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के सर्किट का आपका ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, ओवरऑल रेसिस्टेंस, या उसी को हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और इसका सिंबल हम लोग रखेंगे आर, सबस्क्रिप्ट लगाएंगे ई क्यू। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज। तो देखिए हम लोग डायग्राम एक बार और बना लें कि यहाँ पे हमारे पास कितना रेसिस्टर है, 3, R1, उसके बाद ये है R2, उसके बाद है
R3। 3 रेसिस्टर है, इसको हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया है? इसको एक पोटेंशियल सोर्स। डायग्राम को और सिंपल कर देते हैं, चूंकि हमको मतलब किससे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, अब चूंकि हम लोग यहाँ पे ये भी जान चुके हैं कि हर एक रेसिस्टर से करंट का वैल्यू क्या होगा? सेम। जितना यहां से करंट आ रहा होगा उतना ही करंट सारे रेसिस्टर से होके जा रहा होगा। इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे V1, इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे V2, इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे हम लोग? V3। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ जो मेन सोर्स है पोटेंशियल का या एनर्जी का, जो मेन सोर्स है, वही एनर्जी इन सारे रेसिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, इसको नहीं भी लिख सकते हैं या लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना एनर्जी यहाँ से जा रहा है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि ये तीनों ऐड करके, ये तीनों पोटेंशियल्स जो है ऐड होगा और किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोग क्या करेंगे कि ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, है ना। ओम्स लॉ अप्लाई करके हम लोग हर एक रेसिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग लिखेंगे। नाउ बाय ओम्स लॉ, अरे ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि V इक्वल्स टू आई आर। क्या पढ़े हम लोग? V इक्वल्स टू I इंटू आर। दिस इज द फार्मूला विच वी हैव डिराइव फ्रॉम ओम्स लॉ। ये वो फार्मूला है जिसको हम लोग कहाँ से लेकर आए? ओम्स लॉ से। ठीक है, तो V इक्वल्स टू हम लोग यहाँ से V1 इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे? देखिए यहाँ पे करंट कितना है? I, और रेसिस्टेंस कितना है? R1। तो I इंटू R1। इसी तरह से V2 इक्वल्स टू I इंटू R2, फिर V3 इक्वल्स टू I इंटू R3। ठीक है, V3 इक्वल्स टू I इंटू R3। ठीक है, नाउ इसको लिख देना हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना चाहिए? नाउ वी सब्स्टिट्यूट the corresponding values of V1, V2 and V3 in equation 1। है ना, इक्वेशन 1 में हम लोग जो है ये सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। V1 के जगह पे I इंटू R1, ठीक है, V2 के जगह पर ये और ये। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या? V इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, या V इक्वल्स टू I हो जाएगा कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये एक इक्वेशन आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया इस सर्किट के लिए, जहां पे 3 रेसिस्टर्स हमने किस में, कौन से कॉम्बिनेशन में रखा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब देखो कि हम लोगों को इमेजिन करना है इस तरह से कि नाउ वी विल इमेजिन एन इक्विवेलेंट सर्किट। है ना, यहाँ पे सर्किट के बगल में हम बना रहे हैं, आपके कॉपी में तो जगह होगा, आप बनाएंगे दूसरी जगह पे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट इमेजिन कर रहे हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, एन इक्विवेलेंट सर्किट।
देखो कि अगर मान लो कि तुमने 3 बल्ब लगाया है, अब रियल लाइफ एग्जांपल से इसको रिलेट करें हम लोग, 3 बल्ब लगाए, पहला का रेसिस्टेंस है R1, R2, R3, 3 बल्ब को अगर हम लोग एक बल्ब से रिप्लेस कर दें जो कि इन तीनों के इक्विवेलेंट, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं। मान लो कि छोटा छोटा बल्ब है जो कम लाइट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा बल्ब लेके आते हैं जो उसके इक्विवेलेंट हो, तो ऐसा ही करते हैं, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ये इस तरह से सोचना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तीनों रेसिस्टर के बदले एक ही रेसिस्टर लगाते हैं जिसके वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं क्या, आर इक्विवेलेंट, मतलब ये इसका जो रेसिस्टेंस है इन तीनों रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी सेम सोर्स से जोड़ते हैं, क्योंकि सोर्स तो हम लोगों को बदलना नहीं है, सोर्स तो हमारा वही है एनर्जी का, और उसको लिख देते हैं क्या, भी, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, करंट भी इसमें कितना फ्लो करेगा, तो आई, सेम करंट। बस हमने क्या किया कि उन तीनों रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट एक रेसिस्टेंस लगाया जिसका वैल्यू क्या है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट में देखिए कि अगर हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं, if we apply Ohm's law, we can write V equals to I into R equivalent। ठीक है, V equals to क्या लिख सकते हैं, I into R equivalent। ठीक है, इसको एक दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 हो चुका था इसके पहले, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे, V equals to I into R equivalent, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी विल कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से क्या मिलेगा, नाउ बाय इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो देखिए कि इसका LHS आपको दिख रहा है इक्वल, है ना, मैथमेटिक्स लगाएंगे, LHS आपको क्या दिख रहा है, इक्वल, यहाँ भी यहाँ भी, क्योंकि सोर्स तो सेम है दोनों सर्किट में, तो क्या इसको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, यस, क्यों नहीं, तो लिख सकते हैं। तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला, या दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। तो यहां से हम लोग को क्या मिला, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, कि इफ बी करेक्ट resistors in series, the equivalent resistance will be the algebraic sum of the individual resistances। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन the equivalent resistance of the circuit will be equal to the algebraic sum of the individual resistances। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये कंक्लूड किया हमने। एक बात और हम लोग को यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए कि दो वी हैव प्रूव दिस, या दो वी हैव डिराइव दिस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर 3 रेसिस्टर्स
इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, दिस इक्वेशन is applicable for n number of resistors, n number of in series, n number of resistors अगर सीरीज में हम लोग ले लें, उसके लिए भी ये वाला एप्लीकेशन, ये वाला इक्वेशन अप्लीकेबल होगा। और इसको हम लोग डायग्राम से ऐसे लिख लेंगे कि let us suppose this is resistor number 1, this is resistor number 2, dot dot dot, here we have nth number of resistors connected in series, and we are asked to find, and if we are asked to find the equivalent resistance of this circuit, what we will write? Simply we will write R equivalent equals to R1 plus R2 dot 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 Rn. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर रेसिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किया जाए, रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाए, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, या वी गेट मैक्सिमम रेसिस्टेंस in this case। इस केस में हम लोगों को क्या मिलता है? मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलता है। और एक बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि द ओवरऑल रेसिस्टेंस या द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, है ना। जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होगा उससे बड़ा आएगा आपका आर इक्विवेलेंट इन सच कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद दूसरे कॉम्बिनेशन पे जो हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में। दूसरा कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम से ये स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से रेसिस्टर को जोड़ा जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये हो गया आपका रेसिस्टर नंबर 1, दिस इज रेसिस्टर नंबर 2, दिस वन इज रेसिस्टर नंबर 3। आपको भी डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना है। दिस इज रेसिस्टर नंबर 3, और यहां से इस तरीके से वायर लेके आना, यहाँ पे पोटेंशियल सोर्स दिखा देना है। एग्जामिनेशन में ऐसे ही नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे अगर आमीटर लगाना हो, एक बार रिकैप करेंगे हम लोग, रिमाइंड कर लेंगे ताकि आमीटर और वोल्टमीटर याद हो जाए हम लोग को। आमीटर हम लोग को कैसे लगाना है? सीरीज में। ठीक है, और वोल्टमीटर अगर हम लोगों को लगाना है तो वोल्टमीटर का यूज किस लिए होता है? व्हाई डू वी यूज वोल्टमीटर? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर्स और अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ एनी कंडक्टर। एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, आपका वोल्ट मीटर। यहाँ भी हम लोग इस तरह से लगाएंगे वोल्ट मीटर पैरेलल टू द रेसिस्टर। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस लो, अमीटर का रेसिस्टेंस लो,
जबकि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई है ना। ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, इसको हमको लिखना भी होता है। वी नीड टू राइट व्हेन टू और more resistors are connected in such a way that their one end ends when two or more resistors, डायग्राम को देख के हम लोग लिख रहे हैं when two or more resistor, दो या दो से अधिक, connected in such a way that their one ends, उनके एक एंड are at a are connected at a point while other ends at another single point. ठीक है, this is how we write about the parallel combination of resistors. When two or more resistors are connected in such a way that their one ends are connected at a point while other ends are connected at another single point. ठीक है, एक पॉइंट पे एक इन सारा एंड कनेक्टेड है, दूसरा एंड्स भी एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा सिंगल पॉइंट है ये, अपनी लैंग्वेज में एकदम से लिखना है। ठीक है, अब देखिए कि यहां भी आपको कैलकुलेशन क्या करना होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग देखें कि इसमें अगर यहां से करंट विड्रॉ हो रहा है, इफ द सर्किट इज विड्रॉइंग ए करंट आई फ्रॉम द सोर्स विच इज द पोटेंशियल सोर्स भी, है ना, इस पोटेंशियल सोर्स का पोटेंशियल कितना है, भी है, फ्रॉम द दिस पोटेंशियल सोर्स दिस सर्किट इज विड्रॉइंग ए करंट आई, तो यहां तक तो आई आएगा एट दिस पॉइंट, the current I will come. When they come to this point, they have three paths. देखिए कि इसके तीन पाथ है, इधर इधर इधर। दिस करंट आई विल डिस्ट्रीब्यूट, है ना, ये वाला करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। घरों में भी देखें कि ऐसे वायर की तरह इसको सोचिए, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, एक वायर आया है ना, एक कनेक्शन इधर, एक ठो इधर, एक ठो इधर, तो सब में करंट जाएगा, है ना। बाद में हम लोग जंक्शन लॉ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। हायर क्लासेस में जंक्शन लॉ पढ़ना है तो उतना वो कोई टफ ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे करंट आई आया है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सब दिशा में अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। इधर लिखिए I1, यहाँ क्या लिखिए I2, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए I3। तो इन दिस कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर विल बी डिफरेंट। इस कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि हर एक रेसिस्टर से करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। द अमाउंट ऑफ करंट of electric current flowing through each resistor will be different. Will be different.
अब देखिए कि करंट हर एक रेसिस्टर पे क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि करंट हर एक रेसिस्टर से क्या है, इक्वल अमाउंट में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, हर एक रेसिस्टर से अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दोनों जगह डिफरेंस आपको ये कंपेरिजन करते चलना है ना। अब देखिए कि यहाँ से, अब देखो कि हर एक का कनेक्शन, हर एक रेसिस्टर जो है इसी पॉइंट से कनेक्ट है। इधर भी देखो हर एक रेसिस्टर इस सेम पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है। तो देखो हर एक रेसिस्टर डायरेक्टली जो है इस पोटेंशियल सोर्स से जुड़ा हुआ है। यू कैन सी, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये वाला रेसिस्टर ये भी डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला रेसिस्टर ये भी डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला रेसिस्टर ये भी डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यहाँ भी है, चलो यहीं लिख देते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग क्या आ रहा है? भी आ रहा है। तो ये बात भी हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस across every resistor will be same। हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अब इतना नोट करने के बाद नाउ वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। जब रेसिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हो तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप लोगों को साथ में नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए, बिना लिखे पढ़ना सबसे बेकार तरीका होता है। आप लिख कर पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो साथ में आप लोगों को नोट्स बनाते चलना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं साथ में नोट्स बनाएंगे, है ना। जहां पे जरूरत होगा वीडियो को पॉज कर लेंगे, ऑप्शन है आपके पास ढेर सारा, है ना? लेकिन साथ में नोट्स बनाएंगे। तो नाउ वी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। द सर्किट, तो हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सर्किट डायग्राम ऐसे बना लेंगे जो अभी बनाया, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। This is the potential source. These are the three resistors R1, R2, R3. Here the current flowing through this circuit is I. ये जब यहाँ आता है it distributes like this one, I1, I2, I3. तो पहला इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन? तो यहाँ पे देखिए कि आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि करंट है क्या? करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट इज कंसिडर्ड एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ से जितना चार्ज आया वही चार्ज ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन लगता है, जैसे वहां पे एनर्जी का कंजर्वेशन, वही उसी तरह से यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन। या ऐसे सोच सकते हैं दूसरे शब्द में कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट इधर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग को द फर्स्ट इक्वेशन शुड बी लाइक दिस कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये पहला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद हम लोग लगा देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? I इक्वल्स टू हो जाना चाहिए
V बाई आर। चूंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो अगर यहां से हम लोग I लिखना चाहें तो I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, V बाई आर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को I का ही तो जरूरत है ना। यहाँ पे I1 चाहिए, I2 चाहिए, I3 चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे कि I1 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, तो इसके अक्रॉस या हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल कितना मिला है, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना है, V। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला है, V। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला है जी, V। हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिला है, V। किस कॉम्बिनेशन में, तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए कि I1 इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए, V बाई R1। इसी तरह से I2 इक्वल्स टू क्या लिख लेना चाहिए, V बाई R2। और I3 इक्वल्स टू क्या लिख लेना चाहिए, V बाई R3। These are the required equation to calculate the equivalent resistance of this combination। अब इसको हम लोगों को क्या मान लेना है, this equation is considered as equation number 1। Now we will proceed। Now put values of I1, I2 and I3 in equation 1। इक्वेशन 1 में हम लोग तीनों वैल्यू को पुट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, I इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। This is the result after putting the values of corresponding terms I1, I2 and I3 from here। यहां से हम लोगों ने क्या किया कि corresponding values को पुट किया और ये रिजल्ट हम लोगों को मिला। दिस इज द रिजल्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि नाउ वी विल टेक कॉमन। यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, V। तो V कॉमन है, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 and mark this as equation number 2। This is equation number 2। अब हम लोग को चाहिए क्या, what is our ultimate goal? Our ultimate goal is to find the equivalent resistance of this circuit। तो हम लोगों को वही वाला टेक्निक अपनाना है कि देखिए कि यहाँ पे 3 रेसिस्टर्स या 3 बल्ब आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का अपना अपना रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टर के रूप में आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो 3 पंखा है ना, इलेक्ट्रिक फैंस या 3 बल्ब, जिसको भी आपको सोचना है, तो इन तीनों के बदले जो इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसके बदले एक ही हम लोगों को लेके आना है, एक ही रेसिस्टर लेके आना है। तो हमारा सर्किट डायग्राम कैसा होगा, तो हम लोग इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। एकदम आराम से करना है कैलकुलेशन ताकि गलती ना हो। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके इक्विवेलेंट, मतलब वो तीनों जो रेसिस्टर दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसके बदले एक ही रेसिस्टर लेकर आया जिसका नाम रखा क्या, REQ। दिस इज द सिंबल फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक इलेक्ट्रिक सोर्स, पोटेंशियल सोर्स जो कि सेम रहने वाला है V से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज सेम है, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने चेंज किया है, उन तीनों रेसिस्टर के बदले एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगाया है। करंट भी कितना रहने वाला है, वही I जो सर्किट में है, I। अब इस सर्किट के लिए हम लोग ओम्स लॉ लिखेंगे। अगर ओम्स लॉ से अगर इक्वेशन लिखे हम यहाँ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि I है ना, करंट हम लोग को क्या लिखना चाहिए, I
इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट। अच्छा, शुरू से भी आप शुरू कर सकते हैं इसको, जो इक्वेशन आपको याद रहता है ना, क्योंकि बच्चे कभी कभी भूल भी जाते हैं। देखिए, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। लेकिन इस इक्वेशन को हम लोग देखते हुए, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्योंकि हमारे सामने ही होगा, तो आई चाहिए हम लोग को चाहिए क्या, आई। तो चलो यहाँ से आई का अगर लिखना चाहेंगे हम लोग, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई, ये वाला नीचे आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इतना करते ही हमारा काम बन गया। नाउ हम लोग को इसके बाद लिखना क्या है, नाउ वी कैन राइट फ्रॉम दिस द इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर इसका LHS इक्वल दिख रहा है तो RHS भी बराबर होना चाहिए, मैथमेटिक्स। चलो नाउ बाय इक्वेशन 2 एंड 3 व्हाट वी कैन राइट। तो हम लोग को लिखना चाहिए कि V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हम लोग को मिलेगा क्या, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो इस बेसिक इक्वेशन को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। हम लोग कैलकुलेशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहां से एलसीएम ले लेंगे क्या, R1 इंटू R2 इंटू R3। तो यहां से देखिए कि R1 से R1 कैंसिल, यहाँ ऊपर क्या चला जाएगा, है ना, जैसे हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं उसी तरह से। तो R1 R2 R3 इसका एलसीएम हो गया, R1 इंटू R2 इंटू R3। अब देखिए हम लोग R1 से इसको डिवाइड करें तो ये वाला कैंसिल आउट, बचेगा क्या, R2 इंटू R3 प्लस, फिर R2 से डिवाइड करो तो ये R2 गायब, R1 इंटू R3 प्लस R3 से इसको डिवाइड करो तो R3 गायब, बचेगा क्या, R1 इंटू R2। अब इसको आप क्या कीजिए, क्योंकि R इक्विवेलेंट चाहिए तो आप इस, है ना, इस फ्रैक्शन को उल्टा लिख दीजिए, है ना। तो उल्टा लिखने से क्या होगा, R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू R3, नीचे आपको क्या मिलेगा, R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R2। तो बस आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा हम लोगों ने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया, लेकिन अगर आपको नहीं ये करना है तो आप इतना ही याद रख लीजिए, अब जब न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे क्वेश्चन बनाते समय, उस समय हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि आपको मिनिमम रेसिस्टेंस मिलने वाला है, ऐसे कंडीशन में इन आपको मिनिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। अरे, मिनिमम रेसिस्टेंस कहने का मतलब ये हुआ कि जो सबसे छोटा वैल्यू होगा रेसिस्टेंस का, उससे कम आएगा। ओवरऑल रेसिस्टेंस जो आएगा वो किसके कम आए, किससे कम आएगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा। अब मान लो कि ऐसा है कि R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3, मतलब सबसे बड़ा रेसिस्टेंस आपने जो लगाया है वो R3 है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। R इक्विवेलेंट जो आएगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि R इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने, आपका अलग अलग रेसिस्टेंस लगाने से आपका ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पे आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि रेसिस्टेंस घटाने से सर्किट में करंट आपका बढ़ेगा। ठीक है, करंट क्या होगा,
या रेसिस्टेंस घटने से करंट को फ्लो करने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसमें आप एक लाइन ये लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट विल बी स्मॉलर देन द लोएस्ट individual resistance. The value of R equivalent will be smaller than the lowest individual resistance. जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा उससे R equivalent का वैल्यू कम आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही है ना। और बाकी जो बचा हुआ है कॉन्सेप्ट्स, एक दो टॉपिक और बच गया है, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद पावर, और जो रियल लाइफ में हम लोग हीटिंग इफेक्ट का जो यूजेज है ना, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।